नमस्कार, मैं हूं शेखर और आप देख रहे हैं द फेडरल देश। आज दिल्ली में एक बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया। दिल्ली के पॉश इलाके कहे जाने वाले वसंत कुंज में एक मशहूर आश्रम संचालक पर दर्जन भर से अधिक छात्राओं ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। पुलिस ने भी इस मामले की पुष्टि करते हुए कहा है कि आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। स्वामी चैतन्यानंद श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं और उन पर आरोप है कि उन्होंने पीजी मैनेजमेंट डिप्लोमा कोर्स कर रही छात्राओं का यौन शोषण किया है। तो आज इस चर्चा पर भाग लेने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं द फेडरल जैसे ललित राय, अभिषेक रावत ग्राउंड से और मनीष जी हमारे स्टूडियो से। तो पहला सवाल अभिषेक जी से है। अभिषेक जी, ये पूरा मामला है क्या? ऐसी दिक्कतें क्यों, इस तरह का मामला क्यों? मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। मैं ललित जी के पास आऊंगा। ललित जी, क्या है ये पूरा मामला? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपने शेखर बताया कि ये एक स्वामी चैतन्यानंद उर्फ पार्थसारथी, ये जो SIIM उसके डायरेक्टर थे। और श्रृंगेरी जो पीठ है उससे संचालित ये इंस्टीट्यूशन है। और इसमें क्या है कि करीब 32 महिला स्टूडेंट्स, जिसमें से 17 ने पुलिस के सामने शिकायत भी दर्ज कराई इस बात की जो है कि उनके साथ मोलेस्टेशन हुआ था, यौन शोषण हुआ था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि PGDBM की छात्राएं हैं और खासतौर से EWS कैटेगरी की हैं और छात्रवृत्ति को लेकर के मामला आगे बढ़ा और इस तरीके से ये सारी चीजें संज्ञान में आई। और इस समय अभिषेक हम लोग साथ मौजूद भी हैं वहीं पे, उसी इंस्टीट्यूट के सामने हैं जहाँ पे ये पूरी घटना घटी है। तो आगे की बात जो अभिषेक बताएंगे कि अभिषेक ये पूरा जो मामला क्या है। अभी आप उसी इंस्टीट्यूट के सामने खड़े भी हैं, तो ये पूरी जो अभी आप कह भी रहे थे कि इसकी पूरी एक हिस्ट्री है जो पिछले 2 महीने से चल रही थी, तो ये पूरा दर्शकों को आप बताइए। हाँ, देखिए ललित, ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है कुछ छात्राओं से जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट की स्टूडेंट्स हैं। यानी आप मान सकते हैं कि MBA के स्टूडेंट हैं और वो सभी जो छात्राएं हैं, जो पीड़ित छात्राएं हैं, वो EWS कोटे से यहाँ पर दाखिला पाए हुए हैं। ये इंस्टीट्यूट जो है वसंत कुंज इंस्टीट्यूशनल एरिया में है, काफी प्रतिष्ठित ये जो है संस्थान है। और जो इसकी मदर कंसर्न है, अगर हम बात करेंगे तो वो है श्री शारदा पीठम श्रृंगेरी, यानी जो जगत गुरु शंकराचार्य हैं शारदा पीठ के, उनके मातहत जो है ये संस्थान आता है। और इसके जो संचालक थे, जो डायरेक्टर थे, स्वामी चैतन्यानंद उर्फ डॉक्टर पार्थ सारथी, उनके खिलाफ जो आरोप हैं वो अभी तक की जो मेरी जानकारी है, जो सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है, उनके खिलाफ आरोप जुलाई महीने से ही लगने शुरू हो गए थे। यानी जो शारदा पीठ है उस तक ये बात जुलाई महीने से ही पहुंचनी शुरू हो गई थी। पहले इंटरनल जो है इसकी इंक्वायरी कराई गई है, जिसके बाद 21 जुलाई को यहाँ एक गेट है, वहां पर नोटिस चस्पा किया जाता है शारदा पीठ की तरफ से कि जो आरोपी है स्वामी चैतन्यानंद, उसकी सारी पावर वापस ले ली जाती है। जो पावर अटॉर्नी उसको दे रखी थी वो वापस ले ली जाती है। और अब जो शारदा पीठ है उसका इस स्वामी चैतन्यानंद और डॉक्टर पार्थ सारथी से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। अब आप ये देखिए कि उसके बाद 4 अगस्त को दिल्ली पुलिस के पास इस मामले की शिकायत पहुंचती है, जिसमें 17 जो पीड़ित छात्राएं हैं उनकी तरफ से शिकायत दी जाती है। और उसमें यही आरोप लगाया जाता है कि जो स्वामी चैतन्यानंद है वो उनके साथ अभद्रता करता था, अश्लीलता करता था, उनको गंदे गंदे व्हाट्सएप मैसेज भेजा करता था या अश्लील मैसेज भेजा करता था। इतना ही नहीं, आरोप इस तरीके से भी है कि कुछ वार्डन भी उसके साथ मिले हुए थे जो इन पीड़ित छात्राओं को उसके पास ले जाते थे और फिर वो इनके साथ अभद्रता किया करता था। ये सारे गंभीर आरोप जब पुलिस के सामने आए तो पुलिस ने भी इसमें इंक्वायरी शुरू करी और मैनेजमेंट से भी इस संदर्भ में पूछताछ की। जब मैनेजमेंट के पास पहले से ही यानी जुलाई महीने से ही इस पूरी शिकायत की जानकारी थी और फिर मैनेजमेंट ने 21 जुलाई को खुद इस स्वामी चैतन्यानंद के साथ अपना सारा नाता तोड़ दिया था, तो यानी कि आरोपों में कहीं ना कहीं कुछ सत्यता थी। और इसके बाद 25 अगस्त को दिल्ली पुलिस ने वसंत कुंज नॉर्थ थाने में FIR दर्ज की
और ये जानकारी अभी तक जो पुलिस खुद ये बता रही है कि जो आरोपी है वो फरार है। आप मान के चलिए कि जुलाई से लेकर अब सितंबर आ चुका है, लगभग 2 महीने। तो एफआईआर को आप मान के चलिए कि 1.5 महीने से ज्यादा हो गया। 4 अगस्त को जब पुलिस के पास फॉर्मल कंप्लेंट पहुंची थी, तो अब 4 जुलाई से लेकर अब आज 24 सितंबर है, मान के चलिए कि 1 महीना 20 दिन का समय बीत चुका है। तब से ये आरोपी फरार चल रहा है। पुलिस को एक कार भी मिली जो वॉल्वो मेक है और लग्जरी कार है काफी ज्यादा। उस पर यूएन की नंबर प्लेट भी लगी हुई थी और वो फर्जी पाई गई है। आप समझ सकते हैं जो स्वामी चैतन्यानंद है वो झूठा प्रभाव डालने के लिए यूएन नंबर की, यानी नीली नंबर प्लेट वाली जो यूएन नंबर की गाड़ी थी उसका प्रयोग किया करता था, इस्तेमाल किया करता था आने जाने के लिए। वो सिर्फ नाम का स्वामी है और गेरुआ वस्त्र उसने धारण किया हुआ है नाम के लिए, लेकिन आप उसके कर्म देखेंगे तो कर्म काफी घृणित हैं, जिसकी वजह से न केवल जो संस्था है उसने अपना नाता उसके साथ तोड़ दिया है और अब पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस ने ये भी जानकारी दी है कि लास्ट लोकेशन जो उसकी ट्रेस हुई थी वो आगरा की ट्रेस हुई थी और पुलिस लगातार उसको तलाशने का काम में जुटी हुई है। अब देखना यही है कि वो कब तक पकड़ में आता है, क्योंकि अब तक जो पीड़िताओं की संख्या है वो लगभग 30 हो चुकी है, जिसमें से 16 या 17 जो पीड़िताएं हैं उनका बयान मजिस्ट्रेट के सामने भी दर्ज कराया जा चुका है। पहले उसे सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराना बोला जाता था। अब बीएनएस की धारा के तहत जो है ये बयान दर्ज कराए गए हैं। यानी कि आप इसे कह सकते हैं कि जो लड़कियों ने बयान दिया है वो उसको सत्य समझा जाएगा और पुलिस फिलहाल उस बाबा की तलाश कर रही है। अभी कब तक वो गिरफ्तार होता है इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं और पुलिस भी उसकी गिरफ्तारी के बाद ही आगे कुछ ये बता पाएगी कि ये बाबा कब से इस तरीके की घटिया हरकतों को अंजाम दे रहा था। क्या ये जो 30 लड़कियां हैं सिर्फ यही उसके शिकार हैं या इससे पहले भी कोई उसके शिकार रह चुकी हैं, और ये सभी बच्चियां जो हैं ये ईडब्ल्यूएस कोटे से हैं, ये भी जानकारी हमें मिली है। अभिषेक जी, जैसे कि आप बता रहे थे कि 1 महीना 20 दिन से ज्यादा हो चुका है एफआईआर लॉन्च किए हुए, तो तब से लेकर अब तक पुलिस इतनी खामोश क्यों बैठी रही? क्या बाबा को फरार हो जाने के लिए चुपचाप बैठी हुई थी? और दूसरी बात ये भी कि क्या छात्राओं के जो परिजन है ईडब्ल्यूएस कोटे से, चाहे वो एडमिशन लिया उन्होंने, परिजन या कोई और लोग भी खुलकर सामने आए हैं? ये सवाल शेखर आपने मुझसे करा है? हाँ जी अभिषेक जी। अच्छा, देखिए इसमें अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि जो ये आरोपी है ये क्या पुलिस में शिकायत जाने के बाद से फरार हुआ है पहले, क्योंकि आप अगर देखेंगे घटनाक्रम पर या पूरे आप सीक्वेंस को देखेंगे तो जुलाई में ही जो आरोप है वो सार्वजनिक हो गए थे और जो मेन शंकराचार्य पीठ है उस तक भी आरोप पहुंचे थे। तभी 21 जुलाई को उसे जो है सभी चीजों से हटा दिया गया था और उसके साथ जो संबंध है वो तोड़ दिया गया था। तो ये भी संभव है कि ये सारी गतिविधि होने के बाद जैसे ही आरोपी को ये पता चला कि अब पुलिस में मामला जाने वाला है तो वो उसके तुरंत बाद फरार हो गया और वो अपना काफी कुछ सामान भी हम कह सकते हैं कि वो छोड़ के चला गया है। इसके बाद पुलिस ने उसकी कार आदि जो जब्त करी है तब ये पुख्ता हुआ कि हाँ वो बाबा जालसाज प्रवृत्ति का था, तभी फर्जी नंबर प्लेट का सहारा लेकर वो महंगी गाड़ी में सवार होकर चलता था। और पीड़िताओं ने जो बयान दिए हैं उसके साक्ष्य भी मिले हैं, कुछ व्हाट्सएप मैसेज मिले हैं पुलिस को जो अभद्रता और अश्लीलता से भरे हुए हैं और ये अपने में प्रमाण है कि जो पीड़ित छात्राएं हैं उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसमें सत्यता है। फिलहाल पुलिस ने इस इंस्टीट्यूट में जो और भी काम करने वाले लोग हैं उनसे भी पूछताछ की है, कुछ छात्रों से भी पूछताछ की है, लेकिन जो पीड़िताएं हैं क्योंकि वो सारी फीमेल हैं और ये धाराएं भी इसमें इस तरीके की हैं कि उनकी पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए, इसलिए ना तो पुलिस और ना ही मीडिया इस प्रकार का कोई प्रयास कर रही है कि उन छात्राओं की पहचान उजागर हो। और अभी पुलिस सिर्फ यही कह रही है कि लगातार बाबा को ट्रेस किया जा रहा है और जल्द ही बाबा को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मनीष जी, आपसे एक सवाल है कि क्या जो ये जैसे बाबा अभिषेक जी ने बताया कि अपनी जो लग्जरी गाड़ी है वॉल्वो में
डिप्लोमेट का जो नंबर प्लेट है वो लगा के घूमता था। क्या इतना आसान है कि डिप्लोमेट का जो नंबर प्लेट है ब्लू कलर की मिलती है, हम उसको लगा के घूम सकते हैं और पुलिस चेकिंग भी नहीं करती है? तो ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है शेखर, अभी आपको ध्यान होगा कि गाजियाबाद में किस तरीके से एक फर्जी जो है वहां पे एम्बेसी जो है चल रहा था, जहाँ पे तमाम विदेशों की गाड़ियां जो है वहां पे लगी हुई थी, और हमारे सहयोगी अभिषेक रावत ने ही उस खबर को जो है हमारे दर्शकों तक वो लेकर आए थे, आपको याद होगा। तो इस जी तरीके जी की फर्जीवाड़े वाली जो बातें हैं वो दिल्ली एनसीआर में कोई नई बात नहीं है। गाड़ी क्योंकि अगर सड़कों पे वो नीले प्लेट की होती है, उस पे अगर किसी हाई कमीशन का यूएन का अगर नंबर लगा होता है, पुलिस हर गाड़ी को रोक कर नहीं देखती। लेकिन निश्चित तौर पर इसके जरिए अगर इस तरीके का फ्रॉड हो रहा तो वो एक चिंताजनक बात है। प्रशासन को देखना होगा, पुलिस प्रशासन को देखना होगा। लेकिन जो सबसे प्रमुख बात शेखर क्या है, जिस तरीके से बच्चियों का यौन शोषण किया गया और जी उनको फेल करने की धमकी दी गई इस बाबा के जरिए, वो ये भी इन बच्चियों को कहता रहा कि हम आपको विदेश ले जाएंगे। और ये कितना घृणित है, आप देखिए वो बच्चियां शिक्षा लेने के लिए वहां पे गई थी, किस तरीके से उनको ब्लैकमेल किया गया। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि महिला वार्डन भी जो है इस पूरे प्रकरण में शामिल है। तो अब कब से ये मामला चल रहा था, इस तरह की बातें नहीं है। आप देखिए इस तरीके के कितने सारे बाबा जो है जेल में बंद है, कुछ को पैरोल भी मिल जाता है, सभी पे इस तरीके के आरोप लगते हैं। लेकिन क्या बिना राजनीतिक वर्दहस्त के इतना बड़ा बाबा जो है इस तरीके से क्या ऑपरेट कर रहा था, ये एक बड़ा सवाल है। आपने अभी सवाल भी पूछा शेखर से, क्या पुलिस को जानकारी नहीं थी और वो फरार भी हो जाता है यहाँ से, वो बिल्कुल निकल जाता बिल्कुल है यहाँ से, तो क्या पुलिस प्रशासन को नहीं पता था? ये चिंताजनक बात है। और जी इस तरीके के तमाम प्रकरण गुजरात से लेकर हरियाणा से लेकर बिहार में आपको पता है किस तरीके से मुजफ्फरपुर में बालिका गृह में किस तरीके से बच्चियों का यौन शोषण हुआ। जी तो जी इस तरीके से जो महिलाएं बच्चियां जो है उनका यौन शोषण बहुत ही गंभीर, ये चिंता का विषय है और सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। आज के दौर में ये सब बातें आती है तो सिर जो है वो शर्म से झुक जाता है। जी। ललित जी के पास आऊंगा। ललित जी, क्या जो इस तरह की मानसिकता वाले लोग होते हैं ये जानबूझ करके ऐसी टारगेट करते हैं कि ईडब्ल्यूएस से आने वाली कैटेगरी की लड़कियां हैं, गरीब तबके से होंगी, अगर हम उनके साथ कुछ गलत हरकत करेंगे तो उनके पास आवाज उठाने की क्षमता नहीं है, तो कैसे ये जो बाबा होते हैं, ये इस तरह के लोग होते हैं मानसिकता वाले, ये सिर्फ गरीब तबके के लोगों को ज्यादा टारगेट करते हैं? ये मेरे को पूछ रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है शेखर। सबसे बड़ी बात है कि जो इस तरह की मानसिकता के साथ लोग चलते हैं या समाज में रह रहे हैं, उनका क्या है कि सबसे बड़ी चीज है कि उनके लिए हर एक चीज टारगेट है। उनके लिए कोई मतलब नहीं है कि वो लड़कियां जो है वो समाज के किस वर्ग से आती हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या है कि वो लड़की है। और आप देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस की भी बात अगर है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की भी अगर बात कह लीजिए, तो ऐसा नहीं है कि आर्थिक तौर पे एकदम विपन्न कैटेगरी है। वो आर्थिक तौर पर जो है उतनी संपन्न नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास इस तरह की स्थिति नहीं है कि वो हैंड टू माउथ वाली है, ऐसी बात नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि सोच की बात है कि एक व्यक्ति जो आप धर्म का एक भगवा रंग का चोला ओढ़ा और उसके बाद जो अपने ओहदे को इतना ऊपर कर दिया कि उसके ऊपर एक सामान्य सी धारणा बनी हुई है कि किसी भी बड़ी शख्सियत के ऊपर जब कोई आरोप लगता है तो सामान्य तौर पर सामान्य जन भी उसको स्वीकार नहीं करता, उसको लगता है कि उसमें कहीं कोई बात होगी। लेकिन आप ये देखिए जिस तरीके से अभिषेक भी बता रहे थे कि जुलाई से करीब करीब ये मामला चल रहा है और जब श्रृंगेरी पीठ के संज्ञान में आया तो उन्होंने इससे पल्ला भी झाड़ा। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि जानकारी में आने के बाद और उसके बाद जो पुलिस में जब ये मामला दर्ज हुआ, उससे लेकर के आज की तारीख में वो बाबा जो है पकड़ में नहीं आया है, वो फरार है। तो ये सबसे अहम सवाल है वो यही उठता है कि आखिरकार वो बाबा फरार है और पुलिस जो है उसकी पकड़ से दूर चला गया है, पुलिस की पकड़ में नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जरूरी चीज तो यह है कि वो बाबा पकड़ में आए, क्योंकि जब इस तरह का कृत्य इन तरह के लोगों भगवा चोला ओढ़ करके जो लोग इस तरह का काम करते हैं, तो उससे समाज में मैसेज जो है बहुत गलत जाता है। मतलब विश्वास करना यह मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे लोग हैं, जो सही तरीके से काम कर रहे हैं, वो भी जो सवालों के घेरे में आ जाते हैं। लेकिन इससे क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसको इंडिविजुअल लेवल पे ही देखना चाहिए, क्योंकि अगर वो घटना को अंजाम दिया है, वो मोलेस्टेशन का काम किया करता था, तो वो क्या है कि वो 1 to 1 वाली बात है। देखिए ये देखने वाली बात है कि जैसा कि अभिषेक बता रहे थे कि 17 ने अपने केसेस को रजिस्टर कराया है
कलमबंद बयान दर्ज कराया है और 30 वो संख्या पहुंची है। तो इन सब के बीच सबसे बड़ी चीज है कि ये मानसिकता की बात है और वो मानसिकता जो है पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। और जब आप थोड़े से प्रिविलेज हो जाते हैं और उसके बाद आपकी मानसिकता खराब हो जाती है तो निश्चित तौर पे इस तरह की घटनाएं जो है सामने आती हैं। बहुत सारी चीजें दब जाती हैं, बहुत मामले जो होते हैं वो कभी सामने आ ही नहीं पाते। कुछ मामले आते हैं जिसमें विक्टिम जो होती है या विक्टिम जो होते हैं वो थोड़ा हिम्मत करके समाज के सामने आते हैं, क्योंकि उनको भी पता होता है कि कानूनी जो लड़ाई है वो तो है, उसका एक अंजाम तक पहुंचेगी, उसका जो भी कुछ नतीजा आएगा, लेकिन एक जो सामाजिक जो अपमान है वो बहुत ज्यादा होता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि इस तरह के मामलों में जो विक्टिम्स होते हैं वो सामाजिक अपमान की डर की वजह से अपनी बातों को रखते नहीं है। लेकिन ये बड़ी बात है कि दिल्ली देश की राजधानी है, उसके बाद जो प्रीमियर इलाका है और उसके बाद प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, और वहां पे एक व्यक्ति जो डायरेक्टर के पद पर बैठा हुआ था वो खुलेआम इस तरीके से हरकत कर रहा था। अभी ये देखने वाली बात है कि उसकी हरकत पिछले कई वर्षों से जारी थी या विगत ये 4-5-6 महीने के अंदर किया था, ये सब तो जांच का विषय है। लेकिन एक बात तो सही है, ये विकृत मानसिकता के लोग हैं जो समझते हैं कि कुछ प्रिविलेज लेकर के अपने आप को जो है पाक साफ रखें, अपने आप को बचाएं। लेकिन अंत समय में क्या होता है कि कभी न कभी जो पाप का घड़ा फूटता है और इस तरह की चीजें जो है सामने आती है। जी शेखर। अभिषेक जी, इस मामले की जांच जैसे अब क्या वसंतपुर थाना पुलिस कर रही है, ये साउथ का मामला है या नॉर्थ का मामला है, पहले तो ये मुझे हमें बता दीजिए। और उसके बाद क्या ये स्पेशल ब्रांच को सौंपा गया है या फिर क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है? और क्या अभी तक इसमें दिल्ली महिला आयोग का भी कोई बयान वगैरह सामने आया है इस मामले को लेकर? अभिषेक जी। देखिए शेखर, अभी तो मामला जो है दिल्ली पुलिस के पास है और बसंतपुर 9 थाने में इसकी एफआईआर दर्ज की गई है। महिला आयोग को लेकर अभी पुलिस की तरफ से तो कोई ऐसी जानकारी नहीं दी जाती है कि कोई भी अगर कोई केस रजिस्टर्ड होता है महिला अपराध से जुड़ा हुआ तो उसकी जानकारी महिला आयोग तक पहुंचाई जाए, ये कोई जरूरी भी नहीं है। लेकिन हाँ, काउंसलर जो होती हैं उनको जरूर बुलाया जाता है और जो पीड़िताएं होती हैं वो काउंसलर के साथ उनका मुलाकात कराई जाती है, वो उनकी काउंसलिंग करती है जिससे जो मामला है उसकी और भी जानकारी डिटेल में पता चल सके। ये एक प्रक्रिया होती है। रही बात पुलिस की जांच की, तो पुलिस का यही लगातार कहना है कि जब से शिकायत मिली है तब से जांच जारी है। लेकिन जो आरोपी है स्वामी चैतन्यानंद, उसको ये आभास हो गया था कि अब उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तो वो पहले ही फरार हो चुका है और वो काफी शातिर है, पढ़ा लिखा भी है। आप समझ सकते हैं जब वो डायरेक्टर के पद पर यहाँ पर नियुक्त था और डॉक्टर उसके नाम के आगे लगा, यानी वो पीएचडी होल्डर है। और जो सभी पीड़िता हैं, इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि वो ईडब्ल्यूएस कोटे से हैं, यानी आर्थिक तौर पर वो बेहद कमजोर बच्चियां हैं और शायद इसी का फायदा इस आरोपी ने उठाया भी। ऐसी बच्चियों को अपना शिकार बनाने का प्रयास करा उसने, जो आवाज ना उठा पाए या अगर वो आवाज उठाती भी हैं तो बहुत आगे तक उनकी आवाज ना पहुंच पाए। लेकिन उसने केवल एक दो नहीं बल्कि 30 छात्राओं के साथ ऐसा कृत्य किया है। और यही वजह भी रही कि धीरे धीरे वो बात पूरे इंस्टीट्यूट में यानी संस्थान की जो मैनेजमेंट है वहां तक पहुंची, और न केवल वहां तक बल्कि जो शंकराचार्य हैं शारदा पीठ के, वहां तक भी ये बात पहुंच गई और तभी जो शारदा पीठ है उनकी तरफ से भी एक्शन लिया गया। और जो पीठ है उन्होंने भी इसकी गंभीरता को समझा कि जो आरोप हैं बेहद गंभीर है। और यही वजह भी रही कि खुद पर कोई आंच ना है, इसलिए तुरंत जो है स्वामी चैतन्यानंद को न केवल बाहर कर दिया गया बल्कि उससे सारे जो संबंध है वो भी तोड़ दिए गए। और पुलिस में भी जो शिकायत दी गई है उसमें भी ये जानकारी इंस्टीट्यूट की तरफ से भी दे दी गई कि अब स्वामी चैतन्यानंद के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने उससे सारे नाते तोड़ दिए हैं और उसको जो भी पावर दे रखी थी वो सारी पावर भी वापस ले ली गई है। ये सारी जानकारी पुलिस को दे दी गई है और खुद पब्लिक एक अनाउंसमेंट भी जो है 9 अगस्त को शारदा पीठ की तरफ से भी एक पब्लिक स्टेटमेंट भी जारी की गई थी, जिसमें ये सारी जानकारी लिखी गई थी कि जो चैतन्यानंद है वो गलत गतिविधियों में पाया गया है, इसलिए अब जो पीठ है वो उससे अपना संबंध तोड़ती है और जो इंस्टीट्यूट है उससे जो भी उसको पावर दे रखी थी इंस्टीट्यूट के संचालन की, वो सारी पावर वापस ले ली जाती है।
अब तो सबसे ये बड़ा चैलेंज यही है कि उसको कहाँ से और अभिषेक कैसे जी, गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि वो अभी फरार चल रहा है। अब क्योंकि ये देखिए कि आज ये मीडिया में पूरा मामला उजागर हुआ है, तो कहीं न कहीं वो जहाँ भी होगा, हो सकता है कि मीडिया के माध्यम से भी वो जानकारी प्राप्त कर रहा हो कि पुलिस की गतिविधियाँ क्या चल रही हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा जाँच से जुड़ी हुई जानकारी पुलिस ने अभी मीडिया के सामने नहीं रखी है। पुलिस लगातार यही कह रही है कि उस बाबा की तलाश जारी है और यही प्रयास है कि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। और हम भी इसी इंतज़ार में हैं कि वो कब गिरफ्तार होता है और ये सारी जानकारी इस मामले से जुड़ी हुई वो कब सामने आती हैं, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। अभी तो 30 लड़कियाँ सामने आई हैं। हो सकता है कि और भी ज़्यादा लड़कियाँ ऐसी हों आवाज बढ़ सकती जो इस बाबा की शिकार रही हों। ज़रूरी नहीं कि इस बैच में, इससे पहले वाले बैच में भी हो सकता है कुछ पीड़िताएँ हों ऐसी जो सामने ना आई हो मान मर्यादा की वजह से। तो ये जांच का दायरा भी इसमें और आगे बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें कुछ वार्डन का नाम भी आया है और क्या पता आने वाले समय में ये जांच का दायरा और आगे भी बढ़े। तो अभी इसका इंतजार हमें करना चाहिए। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये स्वामी चैतन्यानंद है जिस पर आरोप लगा है, और ये जो लाल गाड़ी आप वॉल्वो की देख रहे हैं, इस पे नीले नंबर प्लेट भी है। ये जो नंबर प्लेट है, ये ही यूएन नंबर प्लेट का इस्तेमाल वो क्या करता था प्रभाव डालने के लिए कि अगर वो सड़क पर भी निकले तो कोई उसको रोके टोके नहीं। हालांकि ये नंबर प्लेट फर्जी पाई गई है। अभी जांच का दायरा बहुत बड़ा है। इससे यही सवाल भी होने हैं कि ये नंबर प्लेट उसने कहाँ से ली, कैसे प्राप्त की, ये कैसे आइडिया उसके मन में आया कि इस नंबर प्लेट को वो अपनी गाड़ी पर लगा के चले, उसका बैकग्राउंड क्या रहा है। ये सारी चीजें अभी जांच से संबंधित है और पुलिस ये सारी जांच करेगी एक बार बाबा जब गिरफ्त में आता है तो। जी, अभिषेक जी, ये स्वामी जो चैतन्यानंद हैं उर्फ पार्थ सारथी, इनके बारे में कुछ बैकग्राउंड कुछ पता चल पाया कि कहाँ के रहने वाले हैं, इनके फैमिली में कौन है, ये कब से जुड़े, ऐसा कुछ? नहीं, अभी तक बहुत ज्यादा बैकग्राउंड स्वामी चैतन्यानंद का जो है सामने नहीं आ पाया है। हाँ, अभी वो हम भी उसका पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी बस इतना ही पता है कि वो यहाँ पर डायरेक्टर के पद पर नियुक्त था। पूरे संस्थान की जिम्मेदारी उस पर थी। लेकिन आप देखेंगे कि वो जो है जैसे ही संस्थान के सामने उसकी गतिविधियों का पता चला तो उसको सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया। शेखर, अभिषेक जी से एक और सवाल है। अभिषेक, क्या लोकल जो पुलिस होती है वहाँ, क्योंकि अगर आपने खुद अपने संबोधन में कहा कि हो सकता है कि पहले के बैच की भी बच्चियां जो है इसकी शिकार हुई हो, तो लोकल जो एलआईयू होता है क्या उनको पता नहीं चला? क्योंकि राजधानी में वसंत कुंज जैसे पॉश इलाके में इस तरीके का घटना हो रही है और पुलिस प्रशासन को कुछ हवा ही नहीं कि इतनी बड़ी घटना हो रही है। नहीं देखिए मनीष, मैं बताऊं, पहले तो ये दिल्ली है। दिल्ली में एलआईयू नहीं होती है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट नहीं होती है, सीआईडी होती है, स्पेशल ब्रांच होती है। उसका काम अलग है। इंस्टीट्यूट के अंदर की गतिविधि क्या चल रहा है क्या नहीं, पुलिस का इसमें इंटरफेयर नहीं होता है अंटिल अनलेस पुलिस तक कोई शिकायत ना पहुंचे या पुलिस तक कोई बात ना पहुंचाई जाए। क्योंकि ये एक शिक्षण संस्थान है। अगर पुलिस अंदर अपनी मर्जी से आएगी जाएगी या कुछ पूछताछ करना चाहेगी तो वो कहीं ना कहीं गलत होगा। और इसका जो है कोई ऐसी अनुमति भी नहीं है पुलिस को कि जब चाहे जिस भी संस्थान में जाकर बच्चों से पूछताछ कर सके, अनटिल अनलेस कोई शिकायत या ऐसा कोई मामला सामने नहीं आता है। तो इसलिए पुलिस को जैसे इस मामले की जानकारी हुई, पुलिस ने इसमें जांच शुरू करी। लेकिन ये जो स्वामी चैतन्यानंद है, ये तुरंत जो है जैसे इसको भनक लगी कि अब मामला पुलिस तक पहुंच गया है तो वो तुरंत वहां से फरार हो गया। अभी सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि उसको ट्रेस करने का, और वही उसी काम में पुलिस की कई टीमें यहाँ लगी हुई हैं। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस है वो पूरी तरीके से जुटी हुई है। और अगर एफआईआर की भी बात करें तो अब एफआईआर को कटे हुए भी लगभग 1 महीना पूरा हो गया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस 1 महीने के अंदर अंदर पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई है। मनीष जी, अब जैसे कि इस तरह की घटनाएं काफी सामने आती रहती कि भगवा चोला ओढ़े इस तरह के बाबा और मौलवी, जिनको हम लोग काफी अनुसरण करते हैं, हम लोग उनकी बातों को मानते हैं। लगता है कि हम अपने बच्चों को उनके साथ इसलिए भेजते कि वो धर्म की अच्छी शिक्षा देंगे, लेकिन जब वो इस तरह के कृत्य करते हुए दिखाई देते हैं समाज के सामने, तो फिर कैसे जनता इन पे भरोसा करे?
देखिए शिखर, इस तरीके की जो घटनाएं और यौन शोषण की जो शिकार होती है, ज्यादातर आप इन ऐसे मामलों में देखेंगे आप, और जो धर्म गुरु होते हैं उनके जरिए जो इस तरीके का यौन शोषण किया जाता है, जो गरीब और जो तबके से जो बच्चियां होती हैं, चाहे वो अगर अनाथ होती हैं, चाहे वो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मुजफ्फरपुर की बालिका गृह का एक घटना आपको पता है, वहां तो जी जी पॉलिटिकल नेताओं का उसमें शामिल थे। और आपको ये भी पता है कि किस तरीके से हरियाणा में इस तरह की घटनाएं कई बार सुनने को मिली है। तो ये एक और बाबा है जो कि देश छोड़ के भागा हुआ है, मैं उसका नाम अभी फिलहाल भूल रहा हूँ, आप लोग थोड़ा प्रकाश डालिएगा। उस पे भी इस तरीके के आरोप लगे थे। कैलासानंद कैलाश आनंद। कैलासानंद तो बिल्कुल, तो इस तरीके के, ये नई बात नहीं है, और ये लोग उसी को एक्सप्लॉइट करते हैं सेक्सुअली, जो कि कमजोर तबके से आती हैं, अनाथ होती हैं, और उसी का वो नाजायज फायदा उठाते हैं। तो ये चिंताजनक है। पता लगाना भी, जैसा अभिषेक ने कहा, पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल है जब तक कि कोई बच्ची सामने निकल कर ना आए। और बच्चियों पे इतना ज्यादा दबाव होता है, ना उनको खाने के लिए सही दिया जाता है, ना किस तरीके का शोषण, अनेकों प्रकार के शोषण होते हैं। महिलाएं जो होती हैं, जो उनकी सुरक्षा में होती है, वो खुद इसमें भागीदार होती हैं, ये पूरे कृत्य में। तो पता लगाना बेहद कठिन है, लेकिन समाज को आईना दिखाने वाली ये बातें हैं। लेकिन यदा कदा 2 साल 3 साल पे इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ कि बहुत चिंताजनक है ये बात, और सिर जो है वो शर्म से झुक जाता है, क्योंकि ये सब वो लोग करते हैं, धर्म गुरु, जिनकी समाज में इतनी मान प्रतिष्ठा से, उनकी नजर से उनको देखा जाता है। जी जी। ललित जी, आपको लगता है कि हमारे देश में अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरह की चीजें अगर मुहैया होती गरीबों के लिए, तो फिर इस तरह के बाबाओं के चंगुल में फंसने से हमारी बच्चियां, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां, वो बच सकती हैं? शेखर, ये कुछ हद तक उपाय हो सकता है। ये दरअसल ये क्या है कि ये मानसिक समस्या है, ये मानसिक समस्या है, ये रुतबे की समस्या है। इसमें क्या है कि आप देखेंगे कि इतिहास इस बात का गवाह है कि इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं, वर्तमान में भी होती हैं, आगे उसमें कमी आएगी या बढ़ेगा वो अलग बात है। लेकिन ये विशुद्ध तौर पर एक व्यक्ति की अपनी खुद की समस्या होती है। पूरा समाज उससे क्या है कि हर व्यक्ति, एक समाज के सारे लोग वैसा सोचते हो, ऐसा भी नहीं है। इंडिविजुअल जहाँ पे जिस कैपेसिटी में कोई इंसान बैठता है, जब वो ईमान बैठता है कि सामने वाला, जैसा कि अभिषेक भी कह रहे थे, मनीष जी भी कह रहे थे कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आने वाली जो लड़कियां होती हैं या समाज होता है, तो एक व्यक्ति जो रसूख वाला होता है वह समझता है कि उसकी पहुंच इतनी ज्यादा नहीं हो सकती कि अगर वो कुछ बुरा भी करता है तो उसके खिलाफ बात उठे। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि समाज की कमजोर वर्ग की लड़कियां उस इंस्टीट्यूट में पढ़ रही हैं, बावजूद उन्होंने क्या है कि डायरेक्टर के खिलाफ जो शिकायत की, और शिकायत का नतीजा ही है कि उसको जो श्रृंगेरी पीठ है उसको अपने काम धाम से अलग कर दिया और वो फरार है आज की डेट में। तो कुल मिला करके ये मानसिकता है, ये इंडिविजुअल स्तर पर ये मानसिकता जो होती है, किसी की विकृत मानसिकता है तो वो इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व होता है। हाँ, उसको थोड़े से कुछ पावर मिल जाते हैं तो लगता है कि वो शायद बच के निकल पाएगा, लेकिन इतिहास भारत का गवाह है कि पीछे कितने भी बाबा जिन्होंने इस तरह की हरकत की है किसी न किसी रूप में, उन सबको सलाखों के पीछे जाना पड़ा है। तो निश्चित तौर पे ये शख्स जो है, जो इस कृत्य को किया है, उसको भी सुनर लेटर जो होगा वो आप हम लोग सुनेंगे और देखेंगे भी कि वो सलाखों के पीछे है। लेकिन ये मानसिक समस्या है और इसके अतिरिक्त और कोई दिक्कत नहीं है। प्रेत तो कोई भी हो सकता है, शिकार कोई भी हो सकता है, लेकिन ये कि उस व्यक्ति की समस्या है। जी शेखर। जी ललित जी। तो एक परिजन जो अपनी बच्चियों के लिए एक सपना देखते हैं कि उनकी बेटियां पढ़ लिख कर समाज में नाम करें, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, मैनेजमेंट में नाम कमाए, इस तरह के इंस्टीट्यूट में भेजते हैं, क्योंकि उनके पास प्राइवेट संस्थानों पे और अलग जगहों पे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। लेकिन वहां जाके ऐसे भगवाधारी जो चोला पहने बाबा उनके चंगुल फंस जाते हैं। फिलहाल तो ये जांच का मामला है, आगे देखना ये रहेगा कि इसमें अभी कितनी परतें खुलनी बाकी है। हमारे जो ग्राउंड पे रिपोर्टर हैं अभिषेक रावत, तो लगातार इस मामले पर बने हुए हैं, लगातार संपर्क में है सबसे। जो भी परत दर परत चीजें खुलेंगी हम आपके सामने लाएंगे। लेकिन बस आखिर में एक ही बात कहना चाहूंगा, सावधान रहे, सतर्क रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए,
आपके पास कोई भी सुझाव, कोई भी कमेंट हो तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखें। आगे भी हम इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जरूर आगे भी हम इस पर करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू शेखर। थैंक यू।